हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि हमने लास्ट सेशन से अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट किया है, तो आज के सेशन में भी वही करेंगे। लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, 2022 का जो प्रश्न पत्र था, ठीक है, यानी लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया था आपके एग्जाम में, उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। तो आपको मैंने पूरा प्रश्न पत्र बताया था कि 30 क्वेश्चन आए हैं जैसे, तो कौन कौन से क्वेश्चन थे। होपफुली घर में जाके आपने वो क्वेश्चन देखे होंगे, उनका हल निकालने का प्रयास किया होगा, ठीक है। अभी हम लोग कुछ और प्रश्नों के साथ क्या करेंगे, अपने प्रश्न पत्र को आगे सॉल्व करेंगे। कुछ प्रश्न हो गए थे लास्ट सेशन में, अब उससे आगे के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। 2022 के प्रश्न पत्र में आपका पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडी विलयन तैयार करता है। तो हमने देख लिया था कि स्टार्च का क्या बनता है, कोलाइडी विलयन बनता है आपका, और स्टार्च को पीस करके अगर पानी के साथ मिलाएंगे तो वो कोलाइडी विलयन बन जाता है, ओके। और सेकंड क्वेश्चन था आपका, अल्कोहल जल में घुलनशील होते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि वे जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और हमने हाइड्रोजन बंध देखे थे कि किस प्रकार बन रहे हैं, ओके। K4Fe6 यौगिक में केंद्रीय परमाणु Fe की समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो हम देखते थे तो 6 था यहाँ पर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मेलिन क्या है। फॉर्मेलिन आपका 40% सोल्यूशन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का, ओके। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन था, किन्हीं दो प्रोटीनों के नाम लिखिए। तो किन्हीं दो प्रोटीनों के नाम, बहुत सारे प्रोटीन आपने पढ़े, उनमें से दो प्रोटीन आपके कैराटिन हो गया, मायोसिन हो गया, इंसुलिन लिख सकते हैं आप लोग, एल्बुमिन लिख सकते हैं। तो ये सारे आपके प्रोटीन के नाम हैं। कैराटिन जो कि आपका बालों में उपस्थित होता है कैराटिन, इसके अलावा ऊन क्योंकि बालों से ही निकाली जाती है जानवरों के, रेशम हो गया, इस सब में कैराटिन प्रेजेंट होता है। मायोसिन आपका मांसपेशियों में मौजूद होता है। प्रश्न संख्या 6, संक्रमण तत्व कणन एंथैल्पी के उच्चतम मान दर्शाते हैं क्यों। क्योंकि वहां पे लार्ज नंबर में अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से वो क्या दिखा रहा है, कणन एंथैल्पी का मान उच्च दे रहा है, ओके। और निम्नलिखित यौगिकों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन पहचानिए। तो जो फर्स्ट वाला है आपका, वो आपका 3 डिग्री एमाइन है, सेकंड जो आपका है वो 2 डिग्री है, और थर्ड ऑप्शन जो आपका है वो आपका कौन सा है, 1 डिग्री, यानी कि प्राइमरी, प्राथमिक होगा, ओके। प्रश्न संख्या 8 था, छिला अंडा जल में रखने पर फूलता है जबकि सांद्र NaCl के विलयन में सिकुड़ जाता है, क्यों। तो इसका रीजन क्या था कि वहां पर परासरण की घटना हो रही है, और परासरण क्या कहता है, परासरण कहता है कि फ्लो आपका कहाँ से होगा, विलायक का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले वाले में जब पानी में आपका अंडा डाला गया तो निम्न सांद्रता कहाँ में है, पानी में है, क्योंकि पानी सिर्फ विलायक है, उसमें अभी कुछ नहीं। सांद्रता किसकी देखते हैं हम, विलेय की देखते हैं, तो उसमें कुछ विलेय है नहीं अभी। तो कहाँ से, पानी से अंडे के भीतर पानी का विलायक का फ्लो होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अंडे के भीतर पानी जाएगा तो वो फूल जाएगा। उसके बाद दूसरे में क्या होता है, NaCl डाल दिया जाता है पानी में, नमक डाल दिया है, नमक डालने से क्या होगा, सांद्रता बढ़ गई। फिर क्या हुआ, फिर जो फ्लो होगा वो लेस कंसंट्रेटेड टू आपका मोर कंसंट्रेटेड होगा ना। तो लेस कंसंट्रेटेड अब क्या हो गया, अब अंडे के भीतर की जो स्थान है वहां पर सांद्रता कम है, तो वहां से बाहर को जो नमक और पानी का घोल है या NaCl का जो विलयन है उसकी तरफ को फ्लो होगा। तो अंडे के भीतर से पानी बाहर आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हमने देख लिया था। प्रश्न संख्या 9, हेलो एल्केन नाभिक रागी प्रतिस्थापन प्रदर्शित करते हैं जबकि हेलो एरिन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन प्रदर्शित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, जबकि हेलो एरिन्स क्या देते हैं, आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स आपके क्या थे, जो अल्केन के साथ आपका कोई भी हेलोजन जुड़ रहा था
तो उनको हेलो एल्केन्स कहा जा रहा है। हेलो एरीन्स क्या है, जब एरोमेटिक रिंग में बेंजीन रिंग के साथ या कोई भी एरोमेटिक रिंग के साथ आपका हेलोजन जुड़ रहा है तो उसको हेलो एरीन कहा जा रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दोनों को समझा था कि आपका हेलो एल्केन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, जबकि जो हेलो एरीन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। तो यहाँ पर हेलो एल्कीन में आपका क्या होता है, CX बॉन्ड जो होता है वो पोलर हो जाता है। ठीक है, उसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है, इस वजह से वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। जबकि जब आप हेलो एरीन्स की बात करते हैं तो वहां पर आपको ये सब देखने को नहीं मिलता है। ओके, हेलो एल्केन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, क्योंकि जो हेलोजन है आपके ग्रुप 17 के जो तत्व हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरी आवर्त सारणी में, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस वजह से क्या हो रहा है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। CX बॉन्ड की बात करेंगे, CX बॉन्ड यानी कि जो आपका हेलो एल्केन में एल्केन का कार्बन है, ठीक है ना, उस कार्बन और X यानी कि ग्रुप 17 का जो तत्व है हेलो जिसे आप कह रहे हो, उनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इन हेलो एल्केन इज स्लाइटली पोलार। वो क्या है, वो उसमें द्विध्रुव ध्रुव बनेंगे, उसमें पोलार है, वो पोलैरिटी आएगी वहां पे। कार्बन है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एंड हेलोजन है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, यानी कि कोई भी आपका CX है तो X पे आपका क्या आ जाएगा, कार्बन है स्लाइटली पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है, वहीं पर इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ओके, तो ये फिर क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक देगा, यानी कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। ओके, देन न्यूक्लियोफाइल विच कैरी नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल जिस पर की क्या है नेगेटिव चार्ज है, कैरी नेगेटिव चार्ज अटैक ऑन कार्बन। न्यूक्लियोफाइल आएगा इधर से कोई NU जिस पर की नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो रहा है, आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल विच कैरी नेगेटिव चार्ज अटैक ऑन कार्बन एंड रिप्लेस हेलोजन, और क्या करता है, इस हेलोजन को यहां से बाहर निकाल देगा। ठीक है, वेयर एज हेलो एरीन, जबकि हेलो एरीन्स में क्या हो रहा है, हेलोजन एटम रिलीज इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन न्यूक्लियस that is electron rich with respect to halogen, as a result electrophile which carry positive charge attack on ortho and para position। ठीक है, यानी कि यहां पर आपका बेंजीन रिंग में क्या आ जाएगा, जो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन है यहाँ पर अटैक होगा। ठीक है, यहाँ सपोज कोई X था तो वो हट जाएगा और उसके बाद यहाँ अटैक होंगे, इस प्रकार से। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोफाइल विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल आएगा जिसपे आपका पॉजिटिव चार्ज है तो वो अटैक करने आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हेलोजन एटम रिलीजेज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देने से इस पर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब वो एटम इलेक्ट्रॉन देगा आपका। ठीक है, हेलोजन हेलोजन इलेक्ट्रॉन देगा तो हेलोजन में अपने आप पे क्या आ जाएगा, X पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और आपकी बेंजीन रिंग में यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, तो फिर अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिव है ये इस नेगेटिव पर अटैक करेगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो रहा है, हेलोजन जो है वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन दे रहे हैं, और हेलो एरीन वहीं पर क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन दे रहे हैं। ठीक है, जब चैप्टर पढ़ा था हमने तब भी इसको बहुत अच्छे से समझा था। चलिए, हेलो एल्केन हेलो एरीन की तुलना में अधिक ध्रुवीय होते हैं, अतः इनमें कार्बन परमाणु धनावेशित होता है, जबकि हेलो एरीन में अनुनाद के कारण कार्बन पर आवेश अधिक उत्पन्न नहीं हो पाता, अतः विशेष परिस्थितियों में ही नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन क्रियाएं देते हैं। और आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि जो हेलो एरीन है, ठीक है, हेलो एरीन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। चलिए नोट करेंगे आंसर। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आता है तो आप कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि जो आपके हेलो एल्कीन होते हैं वो कौन से प्रकार की अभिक्रिया देते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी या नाभिक रागी।
सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण भरित डी कक्षक हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक संक्रमण तत्व है। ठीक है बच्चे, संक्रमण तत्व किन्हें कहा गया? देखो पहले संक्रमण तत्व को समझिए। संक्रमण तत्व उन तत्वों को कहा गया, कौन से ब्लॉक के तत्व हैं ये? डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक में आते हैं। लेकिन सारे डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहा गया। उन्होंने किसको कहा? जिनमें कि डी ब्लॉक में भी क्या है, आधे भरे हुए या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिन्हें आप कह रहे हो। ठीक है, तो वो मिल रहे हैं, आधे खाली या आधे भरे हुए आप बोलेंगे, ऑर्बिटल्स कक्षक मिल रहे हैं, तो वहां उनको क्या कहा गया? आपके संक्रमण तत्व कहा गया। तो संक्रमण तत्व यानी कि जिसके पास 4d 1 to 9 होगा। 4d आपका एनडी, 4d आपका इसके केस में, सिल्वर के केस में, लेकिन एनडी यानी डी वाले कक्षक में 1 से लेकर के 9 आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो क्या है? वो सारे संक्रमण तत्व हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में क्या हो रहा है? 4d10 है। और ये 4d10 कब हुआ है? ये 4d10 हुआ है जब 5s में 1 रखा गया है, क्योंकि यहां पर होना था 4d9 5s2, लेकिन हमने कहा कि डी में 9 नहीं जाते हैं। ठीक है, डी का क्या होता है कि उस टाइम एस और डी की जो एनर्जी है, दोनों ऑर्बिटल के बीच की एनर्जी है, एनर्जी डिफरेंस कम हो गया है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन डी में चला गया है। तो डी में 10 हो जाते हैं और एस में कितना रहता है? एस में 1 रहता है। ओके, डी 10 हो गया, एस में 1 होता है। ये तो हो गया आपकी नॉर्मल स्टेट में, यानी कि ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था जिसे आप कहते हैं। ठीक है, मूल अवस्था में होता है। उत्तेजित अवस्था में क्या होता है? यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एक एस से भी जाता है, एक डी से भी जाता है, फिर आपको आधे भरे हुए ऑर्बिटल्स दिखाई देते हैं। इसके कारण जो सिल्वर है वो संक्रमण तत्व भी उसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो संक्रमण तत्व यानी कि जिसमें आपका आधे भरे हुए डी ऑर्बिटल है। एज एजी हैज अ कंप्लीटली फिल्ड 4d ऑर्बिटल। क्या कह रहे हैं? सिल्वर के पास क्या है? 4d ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरी गई है, जैसा कि यहाँ पर दिखा गया है। 4d में 10 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, क्योंकि आपका d की कक्षा में जो d का उपकोश है उसमें आपकी 5 कक्षक होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, और 5 में आपके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10। तो ये 10 तो पूर्ण भर रखे हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से भर रखे हैं 4d में। लेकिन जब 5s की बात करेंगे तो वहां पर आपको एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। ठीक है, 5s में कितना है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये 5s है। जबकि आपको पता है कि 5s में कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है ना, तो नाउ सिल्वर इन ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है जब नॉर्मल कंडीशन है। नाउ सिल्वर डिस्प्लेस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सिल्वर क्या करता है? 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। एक तो +1, जब सिर्फ यही वाली ऑर्बिट आपकी क्या होगी? इंक्लूड होगी या इन्वॉल्व होगी, और दूसरा कब? +2, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी जाएगा, डी से, एक एस से गया, अब एक डी से जाएगा। इन द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द एस ऑर्बिटल। ठीक है, जब +1 ऑक्सीडेशन, +1 कब आएगा? जब एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन दिया, वो एस से निकल गया। ठीक है, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन तो ये जा ही रहा था एस ऑर्बिटल से, दूसरा कहा जाएगा इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द डी ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन इस डी ऑर्बिटल से भी जाएगा। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल भी आपकी इन्वॉल्व हो गई। दस द डी ऑर्बिटल नाउ बिकम्स इनकम्प्लीट, और क्या हो गया है? अब 4d9 हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एक एस से गया, एक आपका डी से चला गया। एस से चला गया तो एस की ऑर्बिटल खाली हो गई। अब 5s 0 कर दिया है आपने यहाँ पे। ठीक है, और डी से भी एक इलेक्ट्रॉन एस से गया है, एक डी से गया है, तो डी के पास पहले कितने थे? 4d10 हमने यहाँ पर कहा, और 10 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो अब 9 रह गए हैं, तो 4d9। तो आपके क्या हो गए? इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स आ गई हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड बोल सकते हो आप, क्योंकि अब डी में 10 नहीं है, अब 9 ही रह गए हैं। इस वजह से क्या कहा जा रहा है कि हेंस इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, इसीलिए ये क्या होगा? एक
संक्रमण तत्व होगा तो आप बताएंगे कि ग्राउंड स्टेट में या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो क्या होता है, उस अवस्था में एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है जो कि s ऑर्बिटल से जा रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप उसको नॉर्मल एलिमेंट कह रहे हैं। लेकिन दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट जब वो शो करता है तो वहां पर आपका इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स आते हैं और इस वजह से उसको संक्रमण तत्वों की श्रेणी में रखा जाता है। किसको? सिल्वर यानी कि चांदी जिसे कहा जाता है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिल्वर जेड जिसका 47 है आपका परमाणु क्रमांक, +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित कर सकता है तथा इस अवस्था में इसके 4D कक्षक अपूर्ण भरे हुए होते हैं, अतः यह एक संक्रमण तत्व है। ओके, प्रश्न संख्या 11 का क है, जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैटिस पॉइंट? तो लैटिस पॉइंट क्या होता है? जब आप ठोस के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने ये देखा था लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु जिसे आप कह रहे हैं। ओके, ईच लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड जो ठोस है, कोई भी ठोस है, ये अवयवी घटकों से मिलकर के बना होगा, इसके अवयवी कण होंगे। तो एक कण की बात करेंगे इसके, तो वो क्या कहलाएगा आपका? वही लैटिस पॉइंट यानी कि जालक बिंदु कहलाएगा। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मे बी एन एटम, किसी तत्व का की बात करेंगे तो वहां पर ठोस अगर कोई तत्व है तो वहां पर आपका जो वो अवयवी घटक है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो वो परमाणु हो सकता है। वहीं पर अगर आप किसी यौगिक की बात कर रहे हैं तो वो अवयवी घटक क्या हो सकता है आपका? मॉलिक्यूल हो सकता है, यानी कि अणु हो सकता है। और अगर आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो वहां पर एक आयन भी वो पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो लैटिस पॉइंट यानी जालक बिंदु क्या है? सिंपल सी बात है कि जो भी आपका ठोस है, उस वो ठोस जिन अवयवी घटकों से मिलकर के बना है या जो उसके अवयवी कण हैं जिनको मिलकर के बना है, उन कणों को क्या कहा जाएगा? आपका जालक बिंदु कहा जाएगा। और ये जालक बिंदु अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। ठीक है, जालक बिंदु किसी भी ठोस के एक एक अवयवी कण को दर्शाता है। किसी भी क्रिस्टलीय ठोस की आकृति के लिए जालक बिंदु उत्तरदायी होता है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस जो है, यानी कि ठोस की संरचना किस पर निर्भर कर रही है? अवयवी कणों पर निर्भर कर रही है। जिस प्रकार का अरेंजमेंट होगा वहां पर उस प्रकार से आपका ठोस बनेगा। कोई भी ठोस अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। यह अवयवी कण क्या हो सकते हैं? परमाणु, अणु या आयन होते हैं। जालक बिंदुओं का एक समुच्चयी ढांचा होता है जो आकाशीय जालक, क्रिस्टलीय जालक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। तो इस प्रकार से अगर लैटिस पॉइंट पूछा जाएगा तो आप लोग आंसर कर लेंगे। ओके, चलिए ख देखते हैं। ख क्या है? इसमें एकक कोष्ठिका को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटरों के नाम बताइए। एकक कोष्ठिका यानी कि यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं? ओके, यानी कि कुछ तो आपके पास क्या होंगे? पैरामीटर होंगे जिनके आधार पर आप बताएंगे कि ये एक यूनिट सेल होगी। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग यूनिट सेल, और यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पार्ट ऑफ एनी क्रिस्टल, यानी कि किसी क्रिस्टल में जिस चीज का जो सबसे छोटी इकाई है जिसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है उस पार्ट को ही क्या कहा जाता है? इकाई कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका आपका कहा जाता है। द यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड by three distances along the three edges, that is the edge length in the different crystal structure of the lattice and the angles between these lengths. ठीक है, the parameters that characterize a unit cell are as follow: edge length, क्या क्या? एक तो आप एज लेंथ ढूंढेंगे जो कोर की लंबाई है, और दूसरा एंगल्स बिटवीन द एजेस लेंथ। ठीक है,
एजेस लेंथ जो होगी, एजेस की लंबाई होगी, उन लंबाई के बीच में जो आपका एंगल बन रहा होगा, कोण बन रहा होगा, तो उसकी बात कर रहे हैं। ओके, एका कोष्ठिका को अभिलक्षणित करने वाले दो पैरामीटर हैं। एका कोष्ठिका की कोण की विमाएं आपस में लंबवत हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। कोण के मध्य के कोण और आपका कोण की लंबाई। यानी लेंथ कितनी है। एक एकक कोशिका एक क्रिस्टल जालक का लघुत्तम भाग होती है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जिसे आप कह रहे हो, जो रिपीट हो रहा है। जब इसे अलग अलग दिशाओं में पुनरावृत्त किया जाता है तो एक पूर्ण जालक की उत्पत्ति होती है। ओके, तो ये वाले टॉपिक से आपका क्वेश्चन आता ही आता है, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकी दोष और तथा फ्रैंकेल दोष को समझाइए। अब डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, शॉर्टकी एंड फ्रैंकेल दोष। पहला है आपका फ्रैंकेल डिफेक्ट। अ फ्रैंकेल डिफेक्ट इज अनदर फॉर्म ऑफ अ पॉइंट डिफेक्ट दैट इज क्रिएटेड व्हेन एन एटम और अ cation leaves its original place in the lattice structure to create a vacancy while occupying another interstitial point position within the solid crystal. This defect is also known as dislocation defect, and this also clearly represent both the vacancy and self interstitial डिफेक्ट। ठीक है, अब फ्रैंकेल डिफेक्ट इज अनदर फॉर्म ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। यह एक बिंदु दोष जिसे आप कहते हैं उसी का एक रूप है। यह कब क्रिएट होता है? व्हेन एन एटम, जब एक परमाणु क्या करता है, और अ केटायन, और एक धनावेशित आयन क्या करेगा, लीव इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो उसकी ओरिजिनल मूल जो उसकी अवस्था होगी उसको छोड़ेगा किसी लैटिस स्ट्रक्चर में, और क्या क्रिएट करेगा, एक वैकेंसी, संयोजकता वहां पर क्रिएट करेगा, वाइल ऑक्यूपाइंग अनदर इंटरस्टिशियल पोजीशन, एक दूसरी वो पोजीशन वहां पर प्राप्त करेगा विद इन द सॉलिड क्रिस्टल। सॉलिड क्रिस्टल से बाहर नहीं जा रहा है बल्कि सॉलिड क्रिस्टल के अंदर ही डीलोकेलाइज हो रहा है, इसीलिए डिसलोकेशन भी इसको कहा जाता है, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहा जाता है। ओके, और दूसरा क्या है आपका, शॉर्टकी डिफेक्ट है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज फॉर्म्ड इन द आयनिक क्रिस्टल व्हेन द ऑपोजिटली चार्ज आयन लीव देयर लैटिस साइड विच लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ द वैकेंसीज। तो वैकेंसीज यहाँ भी आती है, पर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज फॉर्म्ड इन द आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल में आपको ये डिफेक्ट देखने को मिलेंगे व्हेन द ऑपोजिटली चार्ज आयन, जब विपरीत आवेशी आयन क्या करते हैं, अपने लैटिस साइड को छोड़ देते हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है, वैकेंसी आ रही है। टू मेंटेन अ न्यूट्रल चार्ज इन द क्रिस्टल दीज वैकेंसीज आर फर्दर क्रिएटेड। पूरे पे आपको क्या लाना है, न्यूट्रल चार्ज लाना है क्रिस्टल पर, यानी उदासीन, तो ये दोबारा से फिर किया जाता है जिससे कि वहां पर वैकेंसी आ पाए। द फिगर बिलो फर्दर एक्सप्लेन दैट द सराउंडिंग एटम्स आर ऑल्सो मूव टू ऑक्यूपाई दीज वैकेंसीज। Normally, when the defect is found in the non-ionic crystal, it is referred to as a lattice vacancy defect. इसको क्या कहा जाता है, लैटिस वैकेंसी डिफेक्ट कहा जाता है, जब ये कहाँ होता है, नॉन आयनिक क्रिस्टल्स पे होता है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन बी आइडेंटिफाई व्हेन इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस। जब क्या होता है, इक्वल नंबर, समान मात्रा में धनावेश और ऋणावेश लैटिस से बाहर हट रहा है, तो फिर आप क्या कहेंगे कि वो शॉर्ट की डिफेक्ट है। जबकि फ्रैंकेल डिफेक्ट में आपने क्या कहा, फ्रैंकेल में आपने कहा कि एक जगह से दूसरी जगह पे आपका धनावेश जा रहा है। ओके, and it is very much important that an equal number of cations and anions are missing, otherwise the electrical neutrality of the crystal will not be balanced and thus will get affected. Okay, यहाँ पे आपके डीलोकेलाइजेशन देखने को मिल रहा है, या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है फ्रैंकेल डिफेक्ट में। लेकिन शॉर्टकी क्या कह रहा है कि समान मात्रा में केटायन और एनायन चूंकि निकल रहा है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी हुई है पूरे क्रिस्टल की। ओके, चलिए, यह दोष भी साधारणतया आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें लघुत्तर आयन, साधारणतया धनायन जो आपका होता है, अपने वास्तविक स्थान से लुप्त होकर अंतराकाश में चला जाता है, जिससे वास्तविक स्थान पर रिक्ति आ जाएगी, तो इसको रिक्तिक दोष तथा नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है, अथवा इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं, क्योंकि विस्थापन हुआ है। यह ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता। यह दोष उन आयनिक यौगिकों द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है। ओके,
एन शॉर्ट की दोष क्या है? वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थान से लुप्त हो जाने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है, शॉर्ट की दोष कहलाता है। इस प्रकार के दोष के उत्पन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि यौगिक उच्च आयनिक हो, उसकी समन्वय संख्या उच्च हो एवं धनायनों और ऋणायनों का आकार लगभग समान हो। ओके, चलिए नोट करेंगे। स्पष्ट कीजिए एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रणीय है, क्यों? तो मैंने आपको बताया था कि एल्किल हैलाइड में क्या होता है कि जो बांध में जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो उतने मजबूत नहीं बनते, इस वजह से ये क्या होते हैं? अमिश्रणीय होते हैं। ठीक है, the new force of attraction between the alkyl halide and water molecules is weaker than the alkyl halide and water force of attraction। ठीक है, यानी कि force of attraction जो water molecule के अंदर है, जल के अणुओं के मध्य है, जल के अणु में जो उसके परमाणु है उनके मध्य है, उससे और एल्किल हैलाइड में भी आपका बॉन्ड होगा उनके बीच में भी, तो वहां पर जो बॉन्ड है वो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्किल हैलाइड और वाटर का जो बॉन्ड बनेगा। ओके, तो इस वजह से पोलार है एल्किल हैलाइड, लेकिन वो जल में कैसा है? अमिश्रणीय, यानी कि वो विलय नहीं हो रहा है। एल्किल हैलाइड और पानी के अणुओं के बीच आकर्षण का नया बल एल्किल हैलाइड और जल आकर्षण बलों की तुलना में कमजोर है, अतः एल्किल हैलाइड यद्यपि ध्रुवीय है लेकिन जल में कैसा है? अमिश्रणीय। ओके, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है? व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस? तो जल अपघटन वैसे होता नहीं है, क्लोरीन का एक एक्सट्रीम कंडीशन पे होता है। क्लोरोबेंजीन डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन नहीं देता है अंडर नॉर्मल कंडीशन यानी सामान्य परिस्थितियों में। However, it undergoes hydrolysis when heated in an aqueous sodium hydroxide solution at a temperature of 623 Kelvin and a pressure of 300 atm to form फिनॉल। ठीक है, यानी कि जो आपका क्या है? क्लोरोबेंजीन है वो नॉर्मल सामान्य परिस्थिति में तो अभिक्रिया नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसी परिस्थिति लाई जा रही है कि अंडरगो हाइड्रोलिसिस व्हेन हीटेड इन एन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, जब उसे क्षारीय विलयन जो कि किसका है? जो जलीय विलयन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसके साथ गर्म किया जाता है। कितने टेम्परेचर पर? 623 केल्विन के तापमान पर। तब क्या होता है? और प्रेशर दिया जाता है 300 एटमॉस्फेयर का दबाव यानी कि, और तब क्या बनता है? फिनॉल बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार अभिक्रिया होगी। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हो रही है, NaOH 623 केल्विन तापमान है और 300 एटीएम प्रेशर है, और क्या बन रहा है? आपका फिनॉल बन रहा है। ओके, अनुनाद के कारण CCl बंध के आंशिक दोहरे बंधन के कारण क्लोरोबेंजीन आसानी से हाइड्रोलिसिस से नहीं गुजरेगा, हालांकि इसे 623 केल्विन और 300 एटीएम दबाव की चरम स्थितियों में फिनॉल में हाइड्रोलाइज्ड किया जा सकता है। तो बच्चों, आज के सेशन में भी कुछ और क्वेश्चंस के आंसर्स हमने सीखे जो कि आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर बताए गए हैं उनको अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। साथ ही चूंकि प्रश्न पत्र आपको पता है लास्ट ईयर का, तो आप आगे के क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।